आज का हमारा टॉपिक है रेस जुडिकाटा। इस लेक्चर को समझने के बाद हमें समझ में आ जाएगा रेस जुडिकाटा होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लेक्चर को जब करेंगे तो हमें पता लग जाएगा रेस जुडिकाटा क्या है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके लैंडमार्क केस और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो रेस जुडिकाटा होता क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है, रेस का मतलब होता है मैटर और जुडिकाटा का मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइड। कोई भी मैटर जो कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया हो वो होता है रेस जुडिकाटा। ठीक है, अब सेक्शन 11 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, वो क्या है? नो कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्म ऑफ सूट between the same parties or between parties under whom they or any of them are claiming litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the court in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided। ठीक है, कोई भी कोर्ट उस सूट को एंटरटेन नहीं करेगा जिसमें जो मैटर है इशू में वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू में था, एक फॉर्मल सूट में जो सूट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और जिस कोर्ट ने उस सूट में डिसीजन दिया वो कॉम्पिटेंट था उसको डिसाइड करने के लिए, और जो वो मैटर था वो सेम पार्टीज़ के बीच में था, सेम ही टाइटल के अंडर क्लेम कर रही थी, सेम ही बात को लेके क्लेम कर रही थी। ठीक है, यानी कि दो सूट हैं जिसमें एक ही बात बार बार उठा रहे हैं कोर्ट के सामने और एक सूट में वो बात ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। तो रेस जुडिकाटा बोलता है दूसरे सूट को अब हम कोर्ट ट्राई नहीं करेगा। जब एक कोर्ट ने एक बात डिसाइड कर दी तो दूसरा कोर्ट उसी बात को किसी और सूट में ट्राई नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल मीनिंग इसका ये है। ऑब्जेक्ट क्या है रेस जुडिकाटा का? ये है किसी भी बंदे को बार बार पनिश नहीं करना है, नहीं तो वो जस्टिस की जगह इनजस्टिस हो जाएगा। और ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है कि जो लिटिगेशन है, जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, उसका फाइनली एक एंड हो, उसमें एक फाइनल जजमेंट आए। अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एट करेक्ट। अब जो डिसीजन आ चुका है केस में, एक सूट में, तो उसको आपको बाइंडिंग होगा पार्टी में अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट है, और उसको आपको करेक्ट मानना चाहिए, तभी तो कोर्ट में जाने का फ़ायदा है। एसेंशियल ऑफ रेस जुडिकाटा, इसके एसेंशियल्स क्या है? दो सूट होने चाहिए, एक होगा फॉर्मल सूट, एक होगा सब्सिक्वेंट सूट। दोनों सूट में एक ही बात उठा के हम कोर्ट के सामने लेके गए डिसाइड करने के लिए। अब फॉर्मल सूट क्या होता है और सब्सिक्वेंट सूट क्या होता है, इसका एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सूट 1 जो है 20 जून 2022 को शुरू हुआ कोर्ट में, पर अभी भी पेंडिंग है। सूट 2 है 30 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ, बट 20 मई 2023 में उसमें डिसीजन आ चुका है। और अभी क्या चल रहा है? जून चल रहा है 2023, बट सूट 1 में अभी भी वो कोर्ट में चल ही रहा था। तो क्या हुआ? जब 20 मई 2023 को सूट 2 में डिसीजन आया ना, सूट 2 अपने आप बाहर हो जाएगा कि ऑलरेडी जो सूट 1 में भी चल रहा था, जो क्वेश्चन रेज हुआ था वो ऑलरेडी सूट 2 में डिसाइड हो चुका है। तो यहाँ पे जो सूट 2 है, भले ही वो लेट इंस्टीट्यूट हुआ, 30 अक्टूबर को इंस्टीट्यूट हुआ, पर उसमें डिसीजन पहले आ गया, तो इसलिए सूट 2 जो है वो फॉर्मल सूट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू, जो भी मैटर है वो डायरेक्टली या फिर तो सेम बात उठा के रखी हो, फिर उस मैटर से रिलेटेड जो बहुत वैल्यूएबल हो। ठीक है, दोनों सूट में होनी चाहिए। दो सूट एक दूसरे से लिंक कैसे हैं? जो मैटर है उनका सब्जेक्ट मैटर है सूट का, वो डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन इशू में है। ठीक है, और कैसे होना चाहिए? सेम पार्टीज़ के बीच में होना चाहिए। पहले ए और बी के बीच में अगर कोई सूट था तो अब ए और बी के बीच में हो सकता है, या फिर ए के बेटे और बी के बेटे के बीच में हो सकता है, यानी कि उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में हो सकता है। सेम टाइटल, यानी कि अगर ए और बी क्रेडिटर और डेटर की कैपेसिटी में सूट फॉर्मल सूट में फ़ाइट कर रहे थे, तो सब्सिक्वेंट सूट में भी उनकी कैपेसिटी डेटर और क्रेडिटर का ही रिलेशन होना चाहिए, इसी कैपेसिटी में सूट लेके आए। अगर वो लैंडलॉर्ड और टीनेंट का लेके आ गए तो वो फिर रेस जुडिकाटा से बाहर नहीं होगा। कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, जिस कोर्ट ने फॉर्मल सूट में डिसीजन पास किया उसके पास टेरिटोरियल और पेक्यूनरी दोनों सब्जेक्ट मैटर के जुरिस्डिक्शन होने चाहिए। अगर कोर्ट जिसने फॉर्मल सूट में डिसीजन पास किया वो कॉम्पिटेंट नहीं था तो फिर सब्सिक्वेंट सूट चलता रहेगा, वो रेस जुडिकाटा से बाहर नहीं होगा। फाइनली डिसाइडेड, जो फॉर्मल सूट में डिसीजन आया ना, अगर उसमें अपील नहीं होगी तो वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा और वो बाइंडिंग होगा पार्टीज़ में। तो ये होगा जो भी सूट फॉर्मेट था वो फाइनली डिसाइड कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किया हो। ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो जो सब्सिक्वेंट सूट है वो रेस जुडिकाटा से बाहर हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ यहाँ समझने की ये है, रेस जुडिकाटा से ना ट्रायल बाहर होता है, ना कि आप सूट कोर्ट में लेके जा सकते हैं, बट जो कोर्ट है वो उस सूट का ट्रायल नहीं करेगा।
ठीक है, ये मेन चीज़ है जो समझने की है। अब उसके बाद है एप्लीकेबल कहाँ होगा रेस जुडिकाटा, सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल होता है। प्रोविजन रेस जुडिकाटा डिफरेंट एक्ट्स में भी मेंशन है, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 40 में, सीआरपीसी के सेक्शन 300 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में और सीपीसी के सेक्शन 11 में, जिसको हम अभी पढ़ ही रहे हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, हैबेस कॉर्पस की रेट में। ये देखो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, अगर किसी हैबेस कॉर्पस की रेट कभी इशू होता है जब किसी बंदे को इलीगली डिटेन करके रखा हो, कोर्ट बोले कि उस बंदे को इलीगल डिटेंशन से छोड़ के मेरे सामने लेके आओ, ठीक है। अगर दोबारा से किसी बंदे को उसी बंदे को इलीगली डिटेन कर दिया तो कोर्ट ये नहीं बोल सकता एक बार मैं रेट इशू कर सकता हूँ, अब रेस जुडिकाटा से वार्ड है दोबारा नहीं करूँगा, सब्जेक्ट मैटर सेम है, सब कुछ है। बट हैबेस कॉर्पस की रेट कितनी बार भी एक ही बंदे के लिए इशू हो सकते हैं, उसमें रेस जुडिकाटा नहीं एप्लीकेबल होता। एप्लीकेबल सब रिट्स पे होता है एक्सेप्ट हैबेस कॉर्पस, बट नॉट एप्लीकेबल इफ डिसीजन नॉट बेस्ड ऑन मेरिट। अगर कोर्ट ने मेरिट पे डिसीजन नहीं लिया तो रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगा। Even the wrong decision passed by the court will be applicable as res judicata except is superseded only by appeal। यानी कि अगर हम कोर्ट ने अपना एक फाइनल जजमेंट दे दिया, सारे एलिमेंट्स उसके पास प्रेजेंट थे, ठीक है, कॉम्पिटेंसी भी थी, जुरिस्डिक्शन भी था, ऐसे ऐसे सब कुछ था, पर हम मानते हैं कि वो कोर्ट ने सही डिसीजन नहीं दिया, तो हम उसको अपील में तो आगे चैलेंज कर सकते हैं, पर आपने सही डिसीजन नहीं दिया इसलिए हम वो सूट ही दूसरे कोर्ट में लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो नहीं चलेगा। तो वो जो सब्सिक्वेंट सूट है वो रेस जुडिकाटा से बार्ड होगा। हाँ, अपील में आप चैलेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्लेनेशंस ऑफ रेस जुडिकाटा, इसकी हार्ड एक्सप्लेनेशन है, आपने सेक्शन 11 में देखा होगा, तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है फॉर्मल सूट, ये हम ऊपर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ए सूट विच इज़ डिसाइड प्रायर टू द सब्सिक्वेंट सूट वेदर इंस्टीट्यूट प्रायर और नॉट। फॉर्मल सूट वो होगा जो सब्सिक्वेंट सूट से पहले डिसाइड हो चुका होगा। सब्जेक्ट मैटर दोनों में सेम होना चाहिए, डायरेक्ट या सब्सटेंशियली इशू में होना चाहिए, सब्सिक्वेंट और फॉर्मल सूट में, ठीक है, भले वो शुरू कोर्ट में देर से हुआ, वो होगा फॉर्मल सूट। दूसरा कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, कोर्ट जिसने फॉर्मल सूट में डिसीजन पास किया वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्सिक्वेंट सूट में वो कोर्ट सब्सिक्वेंट सूट को डील करने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोर्ट उस फॉर्मल सूट को डील करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए जिसमें उसने एक डिसीज़न पास किया है। मैटर वो होगा जिसको एक पार्टी अलीग करेगी और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी या डिनाई करेगी, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट की बात हो रही है जो कि डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू में होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी मैटर जिसको आप अटैक या ग्राउंड का अटैक्स या डिफेंस का ग्राउंड बना सकते थे फॉर्मल सूट में, उसी को हम बोलेंगे डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू इन दैट सूट, ठीक है। अगर कोई भी मैटर है जिसको हम अटैक या डिफेंस का ग्राउंड बना सकते थे फॉर्मल सूट में, तो वो मैटर डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इशू में है सब्सिक्वेंट सूट और फॉर्मल सूट के बीच में, ये माना जाएगा। इसको हम एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल 1 है, ए ने बी को सू किया पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सूट इज डिसमिस्ड। ए कैन नॉट देयर आफ्टर क्लेम पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एज मॉर्गेजी एज दैट ग्राउंड ओड टू हैव बीन टेकन इन द प्रीवियस सूट एज अ ग्राउंड ऑफ अटैक। अब यहाँ पे ए ने बी को पोजेशन के लिए सू किया कि जिस प्रॉपर्टी पे आप पोजेशन लेके बैठे हो उस पे ओनरशिप तो मेरी है, तो आपका पोजीशन सही नहीं है। अब ये सूट डिसमिस कर दिया कोर्ट ने। अब उसके बाद उसी सूट को लेके ए जा रहा है कोर्ट में कि भाई इस प्रॉपर्टी को इसने मेरे पास गिरवी रखा था और अब उसकी वजह से ये मतलब लोन वगैरह जो भी इसने मुझसे लिया था वो चुका नहीं पाए, तो अब ओनरशिप मेरी है। तो इसमें बोला जाएगा कि जब आपने प्रॉपर्टी के लिए पहला सूट इंस्टीट्यूट किया था जिसको कोर्ट ने ऑलरेडी डिसमिस कर दिया, उसमें आपको ये अटैक का ग्राउंड मतलब दूसरी पार्टी पर अटैक करने का ग्राउंड था, ये उस टाइम पे रेस करना था ना कि अब आप उसके लिए दूसरा सूट लाके कोर्ट का टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बार होगा रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल से, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल से माना जाएगा। ये ऑलरेडी सब्सटेंशियली या डायरेक्टली इशू में उस टाइम पे था और डिसाइड हो चुका है, जिसमें आपका सूट डिसमिस हो चुका है, आप इसको दोबारा लेके नहीं आ सकते। ए ने सू किया बी को टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी एज एन हायर ऑफ सी अंडर द कस्टमरी लॉ, ठीक है। द सूट इज डिसमिस। द सब्सिक्वेंट सूट फॉर टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी एज एन हायर ऑफ सी अंडर पर्सनल लॉ इज बार्ड। अब ए ने बोला कि बी को
ए ने बी को सू किया कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है इस पे मेरा हक है, क्योंकि जो सी जिसकी प्रॉपर्टी है उसका लीगल हायर मैं हूँ अंडर कस्टम्स के अकॉर्डिंग। कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। अब नेक्स्ट सूट में वो ये बात रेज नहीं कर सकता कि सी की प्रॉपर्टी पे मेरा हक है, क्योंकि मैं पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग भी इसका हायर हूँ। अब जब आपने ये बात रेज की थी ना कि आप कस्टम के अकॉर्डिंग इसका हायर है और कोर्ट नहीं मान रहा था, तब आपको अपनी डिफेंस का ग्राउंड रेस करना था कि पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग भी मैं हायर हूँ, तो मेरा क्लेम बनता है, मेरा टाइटल बनता है। अब आप इसके लिए दूसरा सूट लाके कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, और जो सब्सिक्वेंट सूट है वो बार होगा रेस जुडिकाटा से। अब फिफ्थ है इसमें नॉट ग्रांटेड रिलीफ। कोई भी रिलीफ जिसको हमने फॉर्मल सूट में एक्सप्रेसली नहीं दिया पार्टीज़ को, माना जाएगा कि वो हमने रिफ्यूज़ कर दिया। कोर्ट ने भले ही मुंह से बोल के उस चीज़ को लिख के एक्सप्रेसली रिफ्यूज़ नहीं किया होगा, पर वो माना जाएगा कि वो हमने सारे फॉर्मल सूट में वो सारे रिलीफ जो आपको मिल सकते थे बट हमने नहीं दिए, वो रिफ्यूज़ हो चुके हैं। ठीक है। गुड फेथ। Where the persons are litigating for a public right, all persons interested in such rights are deemed to be litigating under the same title। यानी कि आपने कोई पब्लिक राइट पे सूट इंस्टीट्यूट किया, तो जो भी पार्टीज़ जिनके लिए वो राइट बनता है, माना जाएगा कि वो भी एज अ पार्टीज़ उस सूट में लिटिगेट कर रहे हैं, और जो भी डिसीजन आएगा वो उन सब के ऊपर बाइंडिंग होगा। लाइक अभी EWS कोटे का केस था। ठीक है। तो पार्टीज़ तो दो ही कोर्ट में थी, बट जो भी EWS कैटेगरी में आते हैं उन सब के लिए वो डिसीजन एप्लीकेबल होगा, और माना जाएगा वो सब उस केस में एज अ पार्टी लिटिगेट कर रहे थे कोर्ट में। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल ऑल्सो अप्लाई इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। ठीक है। अब हमारा 8 राउंड हो गया जुरिस्डिक्शन। जो कोर्ट जिसने फॉर्मल सूट डिसाइड किया उसके पास जुरिस्डिक्शन होना चाहिए उस सूट को डिसाइड करने का। कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट का मतलब होता है लीगल पावर, जो सब्जेक्ट मैटर है उसे डील करने की लीगल पावर, और जो जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कोर्ट की एबिलिटी कि उस सूट को डिसाइड करे और हेयर करे। यानी कि मान लिया कोर्ट की वो कैपेसिटी जिससे वो उस सूट को डिसाइड करे और हेयर करने के लायक हो। ठीक है। केस स्टडी की अब हम बात करें तो इसमें बड़ा फेमस केस है दरियाव वर्सेस यूपी। इस केस में क्या हुआ था, हाई कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास पेटिशनर गया, उसने जो पेटिशन थी वो डिसमिस कर दी। अंडर आर्टिकल 32 वो फिर सुप्रीम कोर्ट में गया उसी पेटिशन को लेके। तो अब यहाँ पे इशू ये रेज हुआ कि क्या रिट्स के ऊपर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा, और जो पेटिशनर था उसने प्लीड किया कि आर्टिकल 32 मेरा फंडामेंटल राइट है, तो उसको मुझे रेस जुडिकाटा से बाहर करके मुझे रोक नहीं सकते। अगर हाई कोर्ट ने मेरी रिट डिसमिस कर दी तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कोर्ट ने डिसाइड किया इफ़ द पेटिशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 इज डीम टू बी इन गुड फेथ एंड डिसमिस्ड बाय द हाई कोर्ट ऑन मेरिट। जो पेटिशन थी वो गुड फेथ में आपने फाइल की थी और कोर्ट ने उसको मेरिट पे डिसाइड किया, ऐसे ही डिसाइड नहीं कर दिया। ठीक है, डिसमिस कर दी यार। तो जो भी डिसीज़न आया, चाहे उसने एक्सेप्ट की चाहे रिजेक्ट की, जो भी हुआ उसमें उसके ऊपर वो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। अब आर्टिकल 32 में उसी रिट पेटिशन को लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो आप कोर्ट का ऐसे बार बार एक ही चीज़ को लेके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ये रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल से बार होगा। हाँ, अगर वो मेरिट पे डिसाइड नहीं हुई हो तो फिर उसके ऊपर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। दरियाव वर्सेस यूपी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस केस का। और अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQ करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए इज जस्टिस, ऑप्शन बी इज इक्विटी, ऑप्शन सी इज गुड कंसाइंस, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोविजंस ऑफ रेस जुडिकाटा इज मेंशन्ड इन। ऑप्शन ए सेक्शन 11 CPC, ऑप्शन बी सेक्शन 300 CRPC, ऑप्शन सी सेक्शन 40 एविडेंस एक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। Question number 3 is section 11 of CPC read with. Option A is order 46 rule 1, option B is order 47 rule 1, option C is order 41 rule 1, option D is order 44 rule 1. Question number 4 is res judicata principle is based on A में public policy, B में technicality, C में both, D में none of the above. फिफ्थ में the exception of res judicata is ए में क्रिमिनल केसेस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बी में हैबियस कॉर्पस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सी में सिविल केसेस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, डी में किसी पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 इज रेस जुडिकाटा पार्ट्स था, किस चीज़ को बात करते हैं रेस जुडिकाटा? ए में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, बी में ट्रायल ऑफ सूट, सी में इंस्टीट्यूशन ट्रायल बोथ, डी में नन ऑफ द अबव। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। जो MCQ के आंसर्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और सबसे पहले जिसका सही आंसर आएगा उसका कमेंट पिन कमेंट में जाएगा। एंड थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।